हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम एनडीए 1 2024 में जो पेपर हुआ था 21 अप्रैल को, वो कंप्लीट पेपर बच्चों सोल्व करेंगे। सेट ए है ये पेपर का। इसका बच्चों पेपर का लिंक, पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड करके और क्वेश्चंस को सोल्व करके खुद ट्राई कर सकते हो पहले। और जो क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो, फिर आप जो है ना ये वीडियो लेक्चर के हेल्प से सोल्व कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रॉपर्टी वगैरह सारी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती अच्छे से प्रॉपर्टीज या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स है किसी भी चैप्टर के, तो मैं पूरे कंप्लीट लेक्चर बना रहा हूँ, बिल्कुल कंप्लीट। जैसे मान लो सेट्स पढ़ा दिया, तो बिल्कुल सेट्स के बारे में एक एक चीज़। उसके अंदर बच्चों एनडीए के पीवाईक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जेई मेंस के पीवाईक्यूज भी अच्छे इंक्लूड किए हैं, जो एनडीए के अंदर भी जो है ना यूजफुल है। तो पहले आप वो लेक्चर देखो, फिर उसके बाद पीवाईक्यू करो, क्योंकि पीवाईक्यूज करने का बच्चों मतलब यही होता है, टीचर यही मान के चलता है कि बच्चे ने सिलेबस अपना पूरा कर लिया है, उसको कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से याद है, तब पीवाईक्यूज करने का उसका बेनिफिट है। अगर आप बिना सिलेबस पूरा किए और सीधा पीवाईक्यूज सोल्व करने की कोशिश करोगे, तो 120 में से आपसे 20 या 30 सोल्व होंगे बच्चों, ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे, ना कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट वगैरह मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ, कंप्लीट होने चाहिए पहले सारे के सारे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है देखो, ये तो देखते ही क्वेश्चन बच्चों को पता लग जाता है कि इसमें तो सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं और नंबर का क्या रूल होता है कि डिटरमिनेंट से बाहर आता है ना, वो रूल लगा हुआ है। डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, देखो 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ 3a। तो पहले आप क्या करो, इस 2 को बाहर निकालो। डिटरमिनेंट से नंबर बाहर आता है तो बच्चों कितनी पावर के साथ आएगा, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना। और अब पी का डिटरमिनेंट अलग कर दो और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग कर दो, एडजॉइंट ऑफ 3a। बताओ, ये 8 हो गया। पी का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है, 1/729। अब बोलो, एडजॉइंट अगर आपको हटाना हो बच्चों, एडजॉइंट हटाना हो तो हटा दो, लेकिन पावर कितनी आएगी, जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम। ये हो गया। अच्छा, अब बोलो, अब बच्चों आप एक बार रफ में है ना 3a का डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट ऑफ 3a, 3 तो बाहर आ जाएगी पावर, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, 1/2√2। ये आ गया ना। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ 3a आ गया, बट यहाँ पे तो क्या है, इसका स्क्वायर है ना, तो आप भी स्क्वायर कर दो। ये लो 2√2 और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो 8/729, 27 का स्क्वायर बच्चों 729 होता है। 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है। ये तो सब कुछ कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें कोई नई बात है ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आपके नोट्स के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। मैं कहता हूँ जेई के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, एनडीए के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, टीचर को पता ही होता है। तो वहाँ पे लिखा होता है कि मोड जेड की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया, बस मोड जेड प्लस 1 करके होल स्क्वायर करना है। तो क्या तरीका होता है बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, है ना। आप क्या निकाल लो, जेड की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अगर जेड निकल गया तो मोड जेड तो निकल ही जाएगा ना। यहाँ से पहले इनमें से क्या कॉमन ले लो बताओ। एक तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या था, ये जेड स्क्वायर था। ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन लेना, क्या बच गया, आयटा जेड प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। अब आप खुद देखो, यहाँ जेड है अकेला, यहाँ जेड के साथ आयटा है, तो आयटा भी बाहर कॉमन ले लो। आयटा बच्चों कॉमन लोगे तो बताओ ये आ गया। अब बोलो क्या हो गया, आयटा जेड स्क्वायर। और आयटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस आयटा। 1/आयटा क्या होता है, माइनस आयटा होता है ना। अब दोनों में से देखो जेड माइनस आयटा कॉमन आ गया, आयटा जेड स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों जेड को क्या लिख दो, या तो आयटा लिख दो, या यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जेड नहीं, आपको तो मोड जेड चाहिए। तो जेड अगर आयटा आ गया तो बताओ मोड जेड कितना आ गया, 1। आयटा का मोड कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया बताओ अपना, मोड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, 4। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल मैंने एज इट इज क्वेश्चन नोटबुक में ये करवाता हूँ मैं, कि अगर आपको सारे के सारे डिजिट्स का यूज करके जो नंबर्स बनते हैं उनका सम निकालना हो, और मैंने स्पेशली लिखवाया हुआ है कि डिजिट्स के अंदर अगर जीरो भी आ जाए तब फिर उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं अगर जीरो आ जाए तो। पहले आप ये मान लो कि ये जीरो है ही नहीं, आप 4 डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट के सारे नंबर का सम कैसे निकालते हो बताओ। क्या तरीका बताया मैंने, इन सबको ऐड कर लो डिजिट को, है ना। कितने डिजिट है, 4, उससे एक कम फैक्टोरियल, और 4 बार क्या लगा दो, 1। लेकिन इनमें तो बच्चों वो नंबर भी आगे जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, बट जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 4 डिजिट के है ही नहीं। तो आप ये कहो, इस सारे टोटल में से उन नंबर्स का सम माइनस कर दो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं यानी कि वो 3 डिजिट के नंबर ही होंगे। तो फिर इन 3 डिजिट का यूज करके जो नंबर बनेंगे उनका सम कितना होगा बताओ। 3 है तो 2 फैक्टोरियल, और 3 बार क्या लगा दो, 1। बस ये आंसर आ गया। 10 इंटू 6 60, और ये कितना आ गया बच्चों, 20 इंटू 111। आप चाहो तो 20 कॉमन ले लो, तो 3 इंटू और माइनस 111, और ये कितना आ गया बच्चों, 3333
-111, इसमें से माइनस करके 20 से मल्टीप्लाई करें ना, आंसर आ जाएगा आपका 64,440। ये तो बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड बच्चों क्वेश्चन है ना। इसके बाद देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे क्या होते हैं बताओ, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ना। तो इन तीनों की वैल्यू ये मान ली, तो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, तो आंसर क्या हो गया बताओ, एक्स वाई यानी कि 1 इंटू ओमेगा, वाई जेड यानी कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और एक्स जेड यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, क्या हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब तो कितना होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। क्या आंसर होता है बच्चों, 0 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहता है एक मैन के 7 रिलेटिव है, मतलब कि एक जो हस्बैंड है फैमिली के अंदर उसके 7 रिश्तेदार है, 4 उसमें वुमेन है और 3 क्या है बच्चों, मैन है। इसकी वाइफ के भी बच्चों 7 रिलेटिव है, लेकिन उसकी 3 वुमेन रिलेटिव है और 4 मैन रिलेटिव है, ठीक है। वो घर में एक पार्टी पे बच्चों 3 वुमेन और 3 मैन को इनवाइट करना चाहते हैं, मतलब कि टोटल 6 पर्सन को वो इनवाइट करेंगे, जिसमें 3 मैन हो और 3 क्या हो, वुमेन। और उसमें से भी क्या होना चाहिए, जो 3 रिलेटिव आएंगे वो तो मैन की फैमिली से आएंगे, और 3 किसके आएंगे, उसकी वाइफ की फैमिली से आएंगे, मतलब कि टोटल 6 पर्सन आएंगे पार्टी पे। 6 में से 3 मैन होंगे, 3 वुमेन होगी, और 3 आएंगे वुमेन की फैमिली से और 3 आएंगे मैन की फैमिली से। ये क्वेश्चन में कहा गया है, तो हम टेबल बना के मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझा देता हूँ। देखो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन, और यहाँ लिखता हूँ उसकी वाइफ। मैन के जो रिलेटिव है वो क्या है बच्चों, 4 तो वुमेन है, 4 क्या है, मैन के जो रिलेटिव्स है उसमें 4 वुमेन है और 3 क्या है, मैन है, 3 है मैन और वुमेन। इसकी वाइफ के जो रिलेटिव है उसका उल्टा है, उसमें 3 वुमेन है, उसकी फ्रेंड्स मान लो 3 वुमेन है और 4 क्या है बच्चों, मैन है। अब वो टोटल 6 पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं, उसमें 3 मैन होने चाहिए, 3 वुमेन, और 3 मैन की तरफ से 3 वुमेन की तरफ से, उसकी वाइफ की तरफ से। अब मेरे को बताओ, जो मैन अपने 3 रिलेटिव्स को इनवाइट करेगा वो क्या हो सकता है, या तो वो 3 की 3 वुमेन को कर ले, तो मैन को 0 करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर ये बच्चों 3 वुमेन को कर दिया इनवाइट, तो यहाँ पे 0 वुमेन और 3 मैन हो जाएंगे, क्यों, टोटल मिला के तो पार्टी में 3 मैन और 3 वुमेन ही होनी चाहिए। तो इसने अगर तीनों वुमेन को बुला लिया तो इसको तीनों मैन को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा आप समझ गए अब तो। अब ये एक वुमेन कम कर देगा, एक मैन बढ़ा देगा, ये एक वुमेन बढ़ा देगी और एक मैन कम कर देंगे, टोटल मिला के 3 होना चाहिए, ठीक है। फिर वही 3 2 1, 1 के बाद 2, इसको एक एक कम करते जाओ, इसको एक बढ़ाते जाओ, इसको एक एक बढ़ाते जाओ, इसको एक एक कम करते जाओ, फिर ये 0, फिर ये 3, और ये कितना हो जाएगा फिर बताओ, 3 और 0, समझ गए। तो इस तरीके से बच्चों ये इनवाइट कर सकते हैं। तो बता दो आंसर क्या हो गया, पहली रो, ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी रो बच्चों। और है ना, चॉइस है इनके पास कि या तो फर्स्ट रो के हिसाब से बुला लो, या सेकंड के हिसाब से, या थर्ड के हिसाब से, या फोर्थ के हिसाब से, सबको क्या कर देंगे बताओ, ऐड कर देंगे। तो बताओ फर्स्ट रो के हिसाब से 4 वुमेन में से 3 बुलाएगा, 4C3, 3 मैन में से 0 बुलाएगा, 3C0, लिखो ही मत इसको, तो 3 में से 0, 3C0, और इंटू 4 में से 3, 4C3, आगे ये आंसर है ना, प्लस अब 4 में से 2 वुमेन बुलाएगा, 4C2, 3 में से 1 मैन है ना, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, 3 में से 1 मैन, 3 में से 1 वुमेन, और 4 में से 2 मैन, ये हो गया। ऐसे ही प्लस 4 वुमेन में से 1 वुमेन बुलाएगा, 4C1, 3 में से 2 3C2, 3 में से 2 3C2, और 4 में से 1 4C1, प्लस फिर 4 में से 0 तो लिखो ही मत, 1 ही होता है। 3 में से 3 भी बच्चों क्या होता है 1, 3 में से 3 भी 1 होता है, और 4 में से 0 भी क्या होता है 1 होता है। तो लिखने की जरूरत ही नहीं, इसको तो सोल्व कर लो। 4C3 कितना होता है 4, ये 1 और ये 4, प्लस 4C2 कितना होता है 6, ये 3, ये 3 और ये 6, प्लस 4C1 कितना होता है 4, ये होता है बच्चों 3, ये भी 3 और ये भी 4, और ये कितना हो गया 1। आंसर कितना आ गया देख लो, 6 6 36, 36 इंटू 9, ये कितना हो गया 36 इंटू 9, और ये बच्चों कितना आ गया 36 इंटू 4, और प्लस में 1, 16 प्लस 1 17, और ये 36 इंटू 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। 13 को 36 से एक बार मल्टीप्लाई करना, 8 468, तो ये आ गया अपना 17 प्लस 468 यानी कि 485। बस छोटी सी कैलकुलेशन थी और कोई क्वेश्चन तो मुश्किल है ही नहीं ना। ये देखो बच्चों बिल्कुल नोट्स का क्वेश्चन, कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें 3 पॉइंट लाई करते हैं साइड पी क्यू के ऊपर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बच्चों, एज इट इज क्वेश्चन, यानी कि डाटा भी चेंज नहीं है। 205 इसका आंसर याद करवाया जाता है, 205 ही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। पी क्यू साइड के ऊपर बच्चों कितने पॉइंट है 3,
ट्रायंगल का नाम बच्चों क्या दे दो, ABC दे दो, PQ नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये PQR ट्रायंगल है। इस साइड के ऊपर बच्चों 3 पॉइंट है, QR के ऊपर कितने पॉइंट है, 4, यानी कि इसके ऊपर है 4 पॉइंट और इसके ऊपर है बच्चों 5 पॉइंट। ये कहता है इन सारे के सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से कितनी ट्रायंगल बनाई जा सकती है। तो बताओ क्या करवाया जाता है कि टोटल 12 पॉइंट्स हो गए। टोटल कितने पॉइंट्स है, ये 12। इन 12 पॉइंट से बच्चों आप कितनी ट्रायंगल बना सकते थे, 12C3। लेकिन अब कुछ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों, कुछ पॉइंट क्या है, कोलिनियर। कितने पॉइंट कोलिनियर है, 3। तो ये मतलब इनसे कितनी ट्रायंगल बन सकती थी, 3C3। 4 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी, 4C3। 5 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बन सकती थी, 5C3। इन ट्रायंगल का बच्चों क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, 12C3 को सोल्व कर लो। 12, 11, 10 बाय 3 फैक्टोरियल, ये होता है 1, ये होता है 4 और ये होता है 10। तो ये कितना आ गया अपना 220। 220 में से 15 माइनस कर दो, 205 आ गया बच्चों। 205 ट्रायंगल बन जाएगी। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सोच के देखो कि आपको p की वैल्यू दे रखी है ना, log a की फॉर्म में, 2p की वैल्यू दे रखी है, 3p की वैल्यू दे रखी है और ace की पावर 1/p। आंसर में देखो बच्चों, आंसर के अंदर p का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप p को मान लो कुछ भी, है ना, p को क्या मान लो, एक बार 1 मान लो। देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। p को 1 मान लोगे तो बताओ log a टू द बेस p कितना हो गया, 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, बोलो p की पावर 1, यानी कि p आ गया, a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से बच्चों यहाँ से बोलना log c टू द बेस d इक्वल टू p को 1 माने, c की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, d स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी आ गई, d स्क्वायर। और log e टू द बेस f इक्वल टू 3, p कितना है 1 है ना, तो यहाँ से e कितना आ गया बताओ, f का क्यूब। ये सारी वैल्यू आ गई। तो अब आप मेरे को बता दो आंसर क्या आ गया आपका, a c e की पावर 1/p। p तो कितना है 1, मतलब a c e। और a c e की ये तीनों वैल्यू बच्चों पुट कर दो। देखो b d स्क्वायर इंटू एफ क्यूब, पहला ही ऑप्शन है, p इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ क्यूब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी जो हर टीचर क्लास में समझाएगा कि इरेशनल रूट, ठीक है ना बच्चों, कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं। ये एक आपको 4 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, इसको सही करके लिख लो, है ना। पहले सबसे बड़ी पावर, फिर बच्चों x की छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इसको। ये है, इसके दो रूट अपने को दे रखे हैं, -√2 और √3। और जो ये कोफिशिएंट है ना, ये सारे के सारे कैसे हैं बच्चों, इंटीजर्स, मतलब कि रैशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो इसके जो भी 4 रूट होंगे बच्चों, दो दो रूट कंजुगेट पेयर में होंगे। कहने का मतलब अगर इसका रूट बच्चों -√2 है तो पक्का √2 भी होगा, अगर √3 है तो पक्का बच्चों -√3 भी होगा। ठीक है, और आपको ऑप्शन के अंदर देखो क्या है, कुछ भी दे रखा है ऑप्शन के अंदर, बाद में पढ़ेंगे। पहले आप ये बताओ सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है 4 डिग्री की इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स। यहाँ से इन चारों रूट को ऐड करो, कितना आएगा 0, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। और रूल क्या होता है बताओ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर पढ़ाया जाता है ना आपको, प्लस इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b/a होता है ना, क्या होता है -b/a। तो -b कितना, a3/a कितना 1। तो ये सम ऑफ रूट्स 0 आ गया, यानी कि a3 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ, 0 आ गई, a3 0 आ गया। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है प्रोडक्ट, देखो सबसे लास्ट कोफिशिएंट है ना a0 और ऊपर इसके प्लस का साइन है ना, डिवाइड बाय सबसे पहला कोफिशिएंट। और इन चारों रूट का प्रोडक्ट बता दो आप, इन चारों रूट की करना मल्टीप्लाई एक बार, बताओ यही होगी। तो a0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ, 6 आ जाएगी क्या, 6 आ गई है ना। तो ऑप्शन में देख लो a3 0, a0 6, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बाकी तो मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, a1 a2 a3, बस a0 और a3 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस नंबर का मोड 1 दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ, किसी नंबर का मोड कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको गिवन है ना, तो उस नंबर को आप कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से। ऐसा नंबर मानो इसको जिसका मोड 1 आए। एक बात बताओ, आयटा का मोड 1 होता है क्या, आप इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बात कर रहा हूँ बच्चों, क्या मान लो, आयटा मान लो। क्यों, क्योंकि आयटा का मोड क्या होता है 1, तो आयटा मान के Z1/Z2 निकाल दो, है ना। Z1/Z2 कैसे निकलेगा आप मेरे को बता दो, दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, अगर मैं एक बात बताऊँ CND अप्लाई कर दूं, CND अप्लाई कर दोगे तो इसके ऊपर दोबारा क्या आ जाएगा, ये Z1/Z2 आ जाएगा। और ये आयटा -1 अपॉन आयटा +1, ऊपर ऊपर आयटा +1, नीचे क्या आएगा बच्चों, आयटा -1, है ना। CND अप्लाई करने से ये आ जाएगा ना, आयटा -1। अब क्या कर दो इसको बच्चों, रैशनलाइज कर दो, आयटा +1 अपॉन आयटा +1, ऊपर आयटा +1 का होल स्क्वायर 2 आयटा होता है,
नीचे -1 -1 -2 यानी कि -8 आ गया। Z1/Z2 बच्चों कितना आ गया, -8 आ गया। तो Z1/Z2 का रियल पार्ट कितना होगा बताओ, रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 जीरो हो गया। क्यों, कहाँ है इसमें रियल पार्ट, है ही नहीं, जीरो है। तो अपना आंसर क्या आ गया बताओ, 0 प्लस में 1 यानी कि 1 इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये तो। ये देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो ये सिखाता है कि किसी भी फैक्टोरियल के अंदर बच्चों किसी प्राइम नंबर की कितनी पावर आ सकती है ना। किसी जैसे मान लो 2 की पावर n, अगर मैं कहूँ कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आता है, तो आपको तरीका सिखाया जाता है ना कि 100 को 2 से डिवाइड करो, ये वाला। इसके अंदर क्या पूछा है कि 26 फैक्टोरियल में k की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी, 8 की मैक्सिमम कितनी पावर आएगी। ये कहता है 26 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हो, के और एन बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो के की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि 8 कितनी बार आएगा 26 फैक्टोरियल के अंदर, बस इतनी बात पूछ रहा है, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बता रखा है, 8 के बारे में आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, प्राइम नंबर के बारे में निकाल सकते हो आप। पहले किसके बारे में निकालो, 2 के बारे में। अब 26 में ये देखो 2 कितनी बार आता है, बस मेरे को ये बता दो, ठीक है। ऐसा तरीका होता है ना। 26 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा बताओ, 13 और 6 19, 19 3 22 23, यानी कि 26 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी बताओ, 23 आएगी। लेकिन मुझे 2 की पावर नहीं, मुझे 8 की पावर चेक करनी है। अब मैं इसको बनाऊंगा क्या, 2 की पावर इसको 3 लिख दूँ, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 7 है ना, 21 हो गया, और 2 स्क्वायर अलग लिख दो, मतलब 4 इंटू 8 की पावर 7 करके आएगा। कहने का मतलब ये है और भी आंसर आएंगे, बट इसमें 8 की कितनी पावर आएगी मैक्सिमम बताओ, 7 पावर आएगी। क्वेश्चन में दे रखा है 8 की पावर के, तो के की जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है बच्चों, वो कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। 7 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, डायरेक्ट प्रॉपर्टी का बेस्ड क्वेश्चन है। इन ये कहता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और बी, तो कंसीडर करो ये 3 स्टेटमेंट। एडजॉइंट ऑफ ए बी बच्चों ये नहीं होता, एडजॉइंट ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी रिवर्स रूल होता है ना, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालो या बी ए निकालो सेम आ जाए, ये भी क्या है, गलत। थर्ड प्रॉपर्टी देखो बच्चों, जब एडजॉइंट स्टार्ट करवाया जाता है ना, तो उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है कि क्या प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, है ना, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, दोनों का आंसर सेम आता है, और वो क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई आता है ना। तो अब ये बताओ थर्ड प्रॉपर्टी में देखना, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी माइनस दिस वन, यहाँ पे रिप्लेस कर दो आप। देखो ए बी एक मैट्रिक्स है और ए बी भी तो एक मैट्रिक्स है, तो ए को ए बी से रिप्लेस करना, एक बार देखना, ए की जगह ए बी लिख दो, ए की जगह बच्चों क्या लिख दो, ए बी लिख दो। तो ये और ये चीज़ बताओ क्या आ गई, इक्वल आ गई ना। इसका मतलब क्या, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, और इसको इधर लाके माइनस कर लो, माइनस डिटर्मिनेट ऑफ दिस इंटू आई, ये क्या होगी, एक जीरो मैट्रिक्स होगी। देखो यही तो लिख रखा है कि दिस इज ए नल मैट्रिक्स, और यही तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू। तो कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों, थर्ड वाली, बाकी दोनों क्या है, फॉल्स है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बच्चों देखो, आपको आइडम्पोटेंट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल डिटेल के अंदर हर चीज आपको बताई जाती है क्लास में, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। आइडम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और वो मैट्रिक्स खुद के जैसी आ गई है ना, ए को क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, या तो जीरो या फिर वन, या तो क्या होता है जीरो या फिर क्या होता है वन। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहता है डिटर्मिनेंट वन कब होता है, अगर एक मैट्रिक्स बच्चों आइडम्पोटेंट भी है, ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट भी कितना है, वन, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों ए की पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैट्रिक्स कैसी हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। समझ गए आप मेरी बात। अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है बच्चों, या तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है और या क्या होता है वन। मैं कहता हूँ अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा फिर, वन। एक ही मैट्रिक्स बच्चों फिर ऐसी है जो आइडम्पोटेंट भी है और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे, प्रूफ बताता हूँ इसका, देखो क्यों होता है ऐसा। हालांकि क्लास के अंदर सारी बातें ये बताई जाती है, प्रूफ भी करवाया जाता है। आप ये बताओ अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए, ये तो बाय डेफिनेशन है ना, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। दोनों तरफ बच्चों ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट क्या है इसका, नॉन जीरो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है बच्चों तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो।
कर दिया। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होता है ए, और ये क्या होता है आई। तो मतलब कि जो मैट्रिक्स है ए वो क्या हो सकती है सिर्फ और सिर्फ बच्चों आई हो सकती है ना। अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है और मैट्रिक्स बच्चों आइडेंटिटी है तो ए मैट्रिक्स सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या कहा गया बच्चों, तीन स्टेटमेंट है ये, कंसीडर करो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए दे रखा है आपको, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। बच्चों ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज करो, बात एक ही होती है ना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, ये कहता है अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है। बच्चों ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो मैं यहाँ से पता लग गया मेरे को ए कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंपोटेंट। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डिटरमिनेंट भी क्या दे रखा है आपको, नॉन जीरो दे रखा है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब तो एक ए जो है वो सिर्फ ए की मैट्रिक्स हो सकती है, कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ट्रू है, ये भी बात सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है कि ट्रू है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। ये कहता है अगर ए क्यूब ए के इक्वल है, क्या है बच्चों, ए क्यूब अगर ए के इक्वल है तो भी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो अगर ए क्यूब ए के इक्वल है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों कर रहा हूँ बताओ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर। ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के। अब बच्चों मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी ही होगी। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 होती है ना। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो नो डाउट आइडेंटिटी ही आएगी, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ इन 1 1 को -1 कर दो, बताओ क्या दोनों में से कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नहीं है ना। लेकिन की प्रोडक्ट करके देखो वो क्या आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब मैंने ये बात प्रूव कर दी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है और दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, और उसका डिटरमिनेंट भी क्या है, देखो नॉन जीरो। इसका डिटरमिनेंट भी कितना है बोलो, 1 है, और इसका डिटरमिनेंट भी कितना है देख लो, 1 है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फॉल्स। तो कौन सी दो स्टेटमेंट ट्रू होगी, पहली दो, 1 एंड 2 करेक्ट पूछा है, 1 और 2 हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है। इसमें क्या कहता है, 4 डिजिट के कितने नंबर है जिसके सारे के सारे डिजिट क्या हो बच्चों, इवन हो। जो 2024 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें सारे के सारे डिजिट क्या है, ओड के बारे में पूछा गया था, उसका आंसर 625 था। यहाँ पे इवन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। इवन हो तो ओड हो, उसमें सिर्फ इतनी फर्क होता है कि इवन में ये ध्यान रखना होता है कि ये वाला डिजिट बच्चों जीरो नहीं हो सकता, है ना। इवन डिजिट कौन से होते हैं बताओ, यही होते हैं। तो पहले प्लेस पे लिखने के लिए बच्चों आपके पास 5 चॉइस नहीं है, यहाँ पे कितनी चॉइस है, सिर्फ 4। अच्छा ये कहीं नहीं कहा गया आपसे कि रिपीटेशन नहीं हो सकती, रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि 4 डिजिट के कोई भी नेचुरल नंबर हो उसमें रिपीटेशन तो अलाउड हो सकती है ना। अच्छा इनके लिए कितनी है फिर बताओ, 5, इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आंसर कितना आ गया अपना फाइनल, 4 × 5 × 5 × 5 यानी कि 500 आ गया, ठीक है। और 2024 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें ओड पूछा गया था, तो वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, 5555, क्योंकि ओड डिजिट के अंदर जीरो तो होता ही नहीं, तो बस सीधा आंसर आ गया। ये देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ओमेगा कहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन मतलब रूट, आपको पता है ये बात तो हमेशा क्लास में समझाई जाती है ना, कि यहाँ पे क्यूब दिख गया ना, इस नंबर को उधर शिफ्ट कर दो और दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, है ना। ये माइनस, ये पावर उधर आके क्या हो जाएगी, 1/3। अब -1000 का क्यूब रूट कितना होता है, -10, वो 3 बार लिख दिया करो, है ना, -10 -10 -10। एक के आगे ओमेगा लगा दो और एक के आगे क्या लगा दो बच्चों, ओमेगा स्क्वायर लगा दो, ठीक है। ये हो गए 3 रूट। तो ये तो जेड -100 की वैल्यू है, अपने को तो जेड की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। 100 ऐड कर दो, उधर आके ये 100 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 100 माइनस में 10 ओमेगा और 100 माइनस 10 ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया बोलो, 90। इसमें से 10 कॉमन ले लो, 10 माइनस ओमेगा, 10 कॉमन लोगे बच्चों क्या आएगा, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रूट आएंगे देख लो। 10 इंटू 10 माइनस ओमेगा, 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर 90, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये तो बच्चों बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। 1 प्लस आयटा की पावर 4, हर टीचर ये करवाता है ना कि 1 प्लस आयटा स्क्वायर और 1 माइनस आयटा स्क्वायर, तो बच्चों आपको नींदों में भी याद होना चाहिए, है ना। ये दोनों दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा। तो आंसर बता दो, 1 प्लस आयटा की पावर 4 पूछ ली, तो स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 आयटा का एक बार और स्क्वायर कर दो, और -2 आयटा का एक बार और स्क्वायर कर दो।
ये 4 आइटा स्क्वायर, ये भी 4 आइटा स्क्वायर, यानी कि 8 आइटा स्क्वायर। और आइटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आंसर कितना आ गया बच्चों? -8 आ गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है बताओ? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बच्चों आपको पता है A इंटू ए ट्रांसपोज अगर I के इक्वल आता है तो ए मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या आता है हमेशा? या तो +1 या फिर -1। क्यों आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 क्यों होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन होती है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो, है ना, इसका अलग अलग डिटरमिनेंट कर दो। आई का डिटरमिनेंट 1, और आपको पता है कि ए का डिटरमिनेंट करो या ए ट्रांसपोज का करो सेम ही बात होती है। तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा बच्चों? +-1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो क्या होता है 1 या क्या होता है बच्चों? -1। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है एक ये 3 स्टेटमेंट दे रखी है और ए क्या है बच्चों? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की। एक बात बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आपको सारी बातें पता है ना? इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों? सारे के सारे जीरो होते हैं, और इसका जो डिटरमिनेंट होता है वो भी क्या होता है? जीरो होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात होती है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, बिल्कुल सही है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, बच्चों जब सारे एलिमेंट ही जीरो होते हैं तो उनका सम तो क्या होगा? जीरो ही होगा। इट इज ऑर्थोगोनल, कहता है ऑर्थोगोनल है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए यहाँ पे आके कि सर अब ये कैसे पता करें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है कि नहीं होती? एक बात बताओ, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? जीरो। बट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो ऑर्थोगोनल का डिटरमिनेंट तो +-1 होता है, तो इसका मतलब इसका तो डिटरमिनेंट जीरो है और ऑर्थोगोनल का +-1 होता है, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल नहीं हो सकती। ये क्या होगी? स्टेटमेंट फॉल्स होगी, है ना। फर्स्ट और सेकंड क्या है बच्चों? करेक्ट है। हर चीज का लॉजिक आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स में बस। ये देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कहता है 4 डिजिट के नंबर बनाओ इनका यूज करके विदाउट रिपीटेशन जो 4 से डिवाइड हो। कोई नंबर बच्चों 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? ये कौन डिसाइड करता है ये बताओ? लास्ट के 2 डिजिट डिसाइड करते हैं ना, ये वाले 2 डिजिट। यहाँ पे जो 2 डिजिट लिखे गए हैं, जैसे मान लो 24 लिख दिया यहाँ पे, 24 अगर बच्चों 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप ये पता कर लो कि इन चारों में से लास्ट के 2 डिजिट क्या हो सकते हैं। देखो पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करके 1 2 हो सकता है ना, तो 1 3 हो सकता है ना, 1 5 हो सकता है, ठीक है। फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 के साथ क्या लिखूं? 2 के साथ ना तो 1 लिख सकता, ना 3 लिख सकता, ना 5 लिख सकता, है ना, नहीं चलेगा। 3 से करो, 3 के साथ 1 नहीं, 3 के साथ 2 यस, 32 होता है ना 4 से डिवाइड। 5 नहीं लिख सकता। फिर 5 से स्टार्ट करो, 51 नहीं, 52 यस, 52 लिख सकता हूँ। तो मतलब कि लास्ट के 2 डिजिट को लिखने की मेरे पास बच्चों 3 ही पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है बताओ? 3। जैसे ऐसे लिख लो ना, ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 2 और ये तीसरा डायग्राम, ये हो गया। अब इन लास्ट के 2 डिजिट पे बच्चों या तो मैं 1 2 लिखूंगा, या मैं 3 2 लिखूंगा, या 5 2 लिखूंगा। मतलब कि ये तो फिक्स हो गया। 1 2 क्या है बच्चों? यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे ये 32 फिक्स हो गया, यहाँ पे ये 52 फिक्स हो गया। मतलब या तो ऐसा कर लो, या ऐसे बना लो, या ऐसे, और है बीच में, ठीक है। अब आप बताओ, अगर आपने 2 एलिमेंट बच्चों फिक्स कर दिए तो बाकी क्या रह गए? दो। दो ही एलिमेंट और 2 ही प्लेस, तो कितने फैक्टोरियल में? 2 फैक्टोरियल बेस में, यानी कि 2। यहाँ पे भी बच्चों 2 आंसर आएगा, 2 फैक्टोरियल, और इससे भी 2। मतलब कि 2 नंबर यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से बनेंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? 2 + 2 + 2 यानी कि 6। 6 ही नंबर बच्चों ऐसे बन सकते हैं जो इन चारों का यूज करके आप बनाओगे, और वो 4 से क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए, और कोई नहीं बन सकते। 6 ही बनेंगे सिर्फ। 18th क्वेश्चन देखो बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन। 2 की पावर 120 को 7 से डिवाइड करना है ना, रिमाइंडर बताना है। तो 7 से डिवाइड करो तो 2 का क्यूब कर दो, और ये 40 पावर कर दो। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, और 8 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों? 1। तो 1 की पावर कितनी भी करो आपको पता है क्या आएगा? रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे, और आपको ये प्रॉपर्टी पता है ना, NCR+NCR-1 = N+1CR होता है ना बच्चों। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है, और कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपको बतानी है, n निकालना है इस क्वेश्चन में। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को? 0। करे सोल्व, देखो सॉल्यूशन करो। C9 4 का मतलब क्या होता है? 9C4, ये 11C6, और ये MC7 है ना, मैं ठीक करके लिख रहा हूँ इसको। ये कितना हो गया बताओ? 9C3, 11C5 और MC6, और ये बच्चों है 10CN-2, और ये 12CN,
और ये बच्चों है m+1cn+1। आप ऐसा करो ना, मेरे को ये दिखाई दे रहा है, देखो ये इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बच्चों ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। तो मैं C2 को बच्चों चेंज कर देता हूँ, क्या C2 प्लस में C1, ये 0 दे रखा है अपने को, ठीक है। C1 को तो सेम रखो, C1 को तो रखो सेम। C2 को इन दोनों को ऐड करके लिखना, क्या आएगा बताओ, 9C3 प्लस में 9C4, 11C5 प्लस 11C6, MC6 प्लस MC7, और थर्ड कॉलम को बच्चों क्या लिख दो, सेम लिख दो, ठीक है। अब बोलो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम इनको ऐड करके बताओ मेरे को क्या आएगा, इनको ऐड करके ऊपर तो एक बढ़ जाएगा है ना, नीचे जो नंबर बढ़ा है 10C4, इनको ऐड करके बोलो 12C6, इनको ऐड करके बताओ m+1C7, है ना। और अब थर्ड कॉलम लिख दो, थर्ड कॉलम क्या है बताओ। अब आप बस मेरे को ये बता दो, क्या आप देख के इस क्वेश्चन में ये बता सकते हो क्या कि n की वैल्यू में क्या पुट करूं कि इस डिटरमिनेंट का आंसर बच्चों 0 आ जाए। आपको पता है ना, अगर दो रो या दो कॉलम में से कोई भी दो रो एक जैसी हो जाए या कोई भी दो कॉलम एक जैसे हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। देखना इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है, इनकी शक्ल एक जैसी है, इनकी शक्ल एक जैसी है, इनको सेम बनाया जा सकता है बच्चों। अगर इस n की जगह क्या रख दो, 6 रख दो, n की जगह 6 रख दो तो बताओ सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। n की जगह 6 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, n की जगह 6 लिखोगे तो ये 7 हो जाएगा। मतलब कि 6 रखने से बच्चों सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, सेम, और दो कॉलम सेम बन गए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। n की पॉसिबल वैल्यू क्या है इसमें बताओ, आ जाएगी। 20th क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। एबीसी एक ट्रायंगल है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है। मैं कितनी बार बताता हूँ कि कभी भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आ जाए ना और आंसर के अंदर एबीसी है ही नहीं तो बस आप लेट कर लो ना, तीनों एंगल को कितना मान लो, 60-60 मान लो, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो। तो 60-60 मानोगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई बोलो। cos 60 कितना होता है 1/2, sin 60 बच्चों कितना होता है √3/2, 0, tan 60 √3, 0, sin 60, और 0 tan 120 कितना होता है -√3, cos 60 कितना होता है हाफ। बस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, 1/2 इंटू 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3 इंटू √3/2, 3/2, फिर बीच में साइन माइनस का, फिर बोलो क्या होगा बच्चों, √3/2 हो जाएगा ना, और माइनस में 0, बस लास्ट में तो 0 है ही। ये कितना आ गया 3/4, और √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 2 4, तो 3/4 में से 3/4 गया, आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है। तो ये पहले 20 क्वेश्चन हमारे बच्चों एनडीए 1 के 2024 के सोल्व हो गए।